नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में बिहार की एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की कहानी कि जो 23 दिसंबर 1954 को उस धरती पे कदम रखा जिस धरती की महिमा सनातन हिंदू धर्म में बड़ी गाई जाती है। वो धरती का नाम दरभंगा, और वो दरभंगा की संस्कृति मैथिल संस्कृति जो पूरे विश्व में सबसे मीठी और मधुर संस्कृति, उस संस्कृति में जन्म लिए हुए वो जननायक जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1977 में किया और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही जीत हासिल की। इसके बाद उस जयप्रकाश आंदोलन में जेपी मूवमेंट जो कहते हैं, उस मूवमेंट के जीते जागते एग्जाम्पल, और वैसे बहुत कम लोग कि जो जेपी मूवमेंट में वो सब पल देखा है कि जो आज हम लोगों के लिए दुर्लभ है जानना, क्योंकि वो राजनीति का टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान में। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन जैसे युवाओं ने ही नारा लगाया था। बहुत विद्रोह घर में भी और बाहर भी, क्योंकि बहुत विद्रोह के बाद इन्होंने अपने जीवन संगनी को भी चुना, और वो नूतन सिन्हा जी जो इनके जीवन संगनी बनी, और उनकी ताकत और मोटिवेशन को लेते हुए और अपनी जज्बा को जिंदाबाद कहते हुए राजनीतिक करियर की शुरुआत की, और लगभग 6 से 7 बार एमएलए रहे विधानसभा के, बिहार विधानसभा के, और कई एक मंत्रालयों को सुशोभित किया, और आज हमारे बीच मौजूद हैं झारखंड के इस पावन धरती पर, क्योंकि ये भी एकीकृत बिहार, यहां के भी विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबसे पहले करबद्ध स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपको खैर मकदम करता हूं इस जमशेदपुर की धरती पर। चलिए, धन्यवाद आपको। आप एक बहुत ही सुलझे हुए, वसूल परक और बहुत ही जिंदा दिल नेता रहे, नेतृत्व करता रहे, और आपके शागिर्द बहुत ऐसे हुए कि जो मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, दर्जनों ऐसे हैं। तो आज की राजनीति और पहले की राजनीति में क्या अंतर आपको दिखाई देती है, जो आप कुछ कहना चाहें? देखिए, कल की जो राजनीति थी, आपने जो जिक्र किया जी, 1974 का मूवमेंट स्टार्ट हुआ जी, बाद में जेपी ने उसका नेतृत्व संभाला जी, और कमोबेश जो आज सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं, कल सत्ताधारी दल के लोग वही बोलते थे। जी, और आपने ठीक कहा कि जो हमारा देश है, हम लोग बचपन से ये गुनगुनाते रहे हैं, गाते रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, और उसका वजह भी है कि हिंदुस्तान हमारा जो है सारी दुनिया में सबसे अच्छा इस वजह से भी है कि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न बोली के लोग हैं, समझा कि नहीं। और इसके बावजूद जो है अनेकता में एकता, जो हमारे पुरखों ने हम लोगों को जो विरासत में दी, उसको हम अपनी राजनीतिक पूंजी मानते हैं। जी, और मतलब आप कह सकते हैं कि अपने पुरखों ने जो मार्ग दिखाया, सिखाया, और उस पे हम लोगों ने बढ़ने की कोशिश की, वो आज जो है फिर तार तार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जी, और सारे लोग जानते हैं, हो सकता है कि आज का युवा मैं भी जानता है, मगर अब इतिहास को तोड़ने की, मरोड़ने की कुछ सत्ता लुलुप लोगों ने अपने हिसाब से किया है। मगर इस देश की सांस्कृतिक पैठ बहुत गहरी है, जिसको कोई मिटाना भी चाहे तो मिट नहीं सकता है। इस वजह से भी कि हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने के लिए, और उन्होंने जात धर्म वगैरह सबका विभेद को नहीं माना, बल्कि जात पात धर्म को अपने जगह पे रखा, मगर देश की मर्यादा, देश के गौरव
और देश की शान और देश की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई में सब लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़का हो, छोटका हो, सब लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ाद कराया। और जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो सब लोगों का यही सपना था कि यह जो अपना देश है, अब इसमें और एकता मजबूत होगी, हमारी संस्कृति और सुदृढ़ होगी। हम जहाँ अपनी संस्कृति में विश्वास करते हैं, वहीं दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं। यही हमारे पुरखों ने सिखाया। और आज़ादी के बाद जब संविधान हमारे देश का बना, तो संविधान की कसम सब लोग खा रहे हैं आजकल, मगर वो संविधान का जो 4 मजबूत पाया है, उसको आज जो है मतलब कुछ लोग जानबूझ के उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 4 पाया है हमारा, कि हमारा मुल्क जो है सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा, इसमें किसी की खुद मुख्तारी नहीं चलेगी, न किसी का हस्तक्षेप चलेगा। हमारा देश अपना खुद मुख्तार होगा, इसमें किसी भी बड़ी शक्ति का, दुनिया का किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी। एक पाया हमारा संविधान का ये है। दूसरा पाया जो मजबूत पाया है, वो हमारे पुरखों ने संविधान का दूसरा पाया जो हम सबों को दिया, वो दिया कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। इसमें बड़का, छोटका, अगरा, पिछड़ा, इधर उधर का कोई विभेद नहीं, बल्कि जो भी बालिग है मतदाता, या जो भी बूढ़ा जवान जो भी इस मुल्क का है, उसको एक डेमोक्रेटिक राइट होगा अपने विचार को रखने का, अपने विचार को प्रचार प्रसार करने का, और अपने विचार के हिसाब से सरकार बनाने का। तो दूसरा पाया ये था। तीसरा पाया था कि साहब हमारा मुल्क जो है सेकुलर हो। ये मतलब कि इस वजह से कि हमारे मुल्क में हिंदू भी, सनातन धर्म के मानने वाले भी, इस्लाम को मानने वाले भी, बौद्ध को मानने वाले भी, जैन में आस्था रखने वाले भी, सिख गुरु नानक को मानने वाले भी, वगैरह सब। मगर तो इसलिए कहा कि सेकुलर होगा, कोई किसी के धर्म का ना अपमान करेगा, अपने अपने धर्म में पूर्ण आस्था रखेगा और दूसरे के धर्म का आदर करेगा। यही संविधान है हमारा। और चौथा पाया कि यह मुल्क हमारा सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा। मतलब बड़ा छोटा का विभेद नहीं होगा, बड़ा का भी उतना ही हक होगा जितना छोटा का होगा। और समाजवादी सोच के जरिए जो दबे कुचले लोग हैं और जो लोग विकास से महरूम रह गए हैं, उनके लिए कार्यक्रम बना के उनको जो है मेन लाइन में लाने की कोशिश होगी। तो अब बताइए कि जो संविधान का हमारा प्रेम्बुल है, जिसकी हम शपथ खाते हैं, हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तब शपथ खाते हैं, जीत के आते हैं तब ओथ लेते हैं उसकी, मंत्री बनते हैं तब ओथ लेते हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सब लोग ओथ लेते हैं उस संविधान की। मगर आज उस संविधान के साथ कुछ लोगों ने सुनियोजित और अपने स्वार्थवश सत्ता के लिए उस संविधान को एक तरह से तार तार करने की कोशिश की जा रही है। और उस तार तार करने में जो भूमिका निर्वहन करने वाले लोग हैं, उसको आप लोग सब जानते हैं, हमको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे पुरखों ने हम सबों को विरासत में दी है, जो संविधान दिया है, जो अपनी विरासत दी है,
उसको संरक्षित रखने का, उसको संजो कर रखने का हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, मगर उस संविधान का किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ और वैसी चीज नहीं होने देंगे जो भाई भाई में नफरत पैदा करे, जलन पैदा करे, घृणा पैदा करे, द्वेष पैदा करे। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान का एक गोल्डन पन्ना हमारे साथ बैठे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। इन्होंने कहा कि मैं अपने संविधान के शब्दों से और शब्द के अर्थ से, जो आजकल शायद अर्थ को अनर्थ में लिए जा रहे हैं, उनको ये चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा कि मैं संविधान के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन संविधान से छेड़छाड़ करने का इजाजत किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा संविधान ही मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान और सब कुछ है। क्योंकि संविधान हमारे देश का उन लोगों ने रचना रची जो, जैसे हम लोगों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत, वैसे इन लोगों के लिए वो सब लोग प्रेरणा के स्रोत थे, चाहे बाबा साहब हुए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए या अन्य हमारे बहुत सारे लोग। जो भी संविधान सभा के लोग थे, उसके अध्यक्ष बाबा अम्बेडकर थे जी। और हमारे पुरखों ने बहुत गहन छानबीन विचार विमर्श करके इस देश की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखकर जो है हम लोगों को जो संविधान दिया वो समझिए एक तरह से अकाट है। जी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, क्योंकि मैं बादब ये बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में नाम लेना ही जरूरी होता है, तो ये जो राजनीति का डे बाय डे जो क्षरण होता आया है, इसकी जिम्मेवारी किस पे डाली जाए और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? क्योंकि आप एक बहुत बड़े विजनरी पर्सन रहे हैं और आप नेताओं के भी नेता हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं, हम छोटे आदमी हैं, समझे कि नहीं। हमारी हैसियत एक कार्यकर्ता की है जी। और इस देश में सिर्फ नेता ही नहीं है जी, बुद्धिजीवी लोग हैं जी, साहित्यकार लोग हैं जी, सांस्कृतिक कर्मी लोग हैं जी, जिन लोगों ने अपने अपने ढंग से समाज की एकता को मजबूत करने के लिए मुहिम चलाई है, उन सबों की जिम्मेदारी है। और हम कह सकते हैं कि अभी जिस दौर से देश को कुछ लोगों ने खुलेआम कहकर जी, और कुछ लोग बिना कहे जी, उसका जो है मतलब एक तरह से उसको उलट फेर करना चाहता है। जी, मगर इस देश की जनता चाहे हल चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, मगर यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और आदमी बराबरी का दर्जा खोजता है और संविधान है तो उनको बराबरी का दर्जा है, संविधान है ये संविधान तो उनको सम्मान मिला हुआ है, संविधान है तो एक गरीब का बेटा भी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो इतनी बड़ी पूंजी जो हमारे पुरखों ने हम सबों को दी है, उसको हम कैसे खोने देंगे? जी बिल्कुल नहीं खोने देंगे। और उन बातों को लेकर मैं इंडिया टीवी ऑनलाइन पे जरूर आपको ये वादा करता हूं कि भारतीय संविधान के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन भी वो मर मिटने तक की कसर नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान हमारे लिए भी बहुत ही पूजनीय ग्रंथ और सब कुछ है। हमने पहले ही कहा आपको कि सिर्फ संविधान की रक्षा का दायित्व सिर्फ राजनीतिक का कोई बपौती नहीं है, बुद्धिजीवियों का है, पत्रकारों का है, पढ़े लिखे लोगों का है, समाज में काम करने वाले लोगों का है। यह देश जितना हमारा है उतना ही उनका भी है। इससे अगर किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो जितना नुकसान हमारा होगा उतना ही नुकसान उनका होगा, उतना ही नुकसान देश का होगा। जी सिद्दीकी साहब, एक सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं कि क्या भारत का राजनीति
एक उस दिशा में तो नहीं जा पा रहा है कि जो बिल्कुल पूंजीवाद और पूंजीपतियों के बीच में फंस गया है? दूसरी बात, क्या भारत के राजनीति का भविष्य आप देख रहे हैं? क्योंकि भारत अब लगभग आप सोचिए कि आजादी के 100 साल तक हम पहुंचेंगे और भारत में अब इतनी जनसंख्या हो गई है कि विश्व के नंबर 1 जनसंख्या, युवाओं का नंबर 1 भारत, सबसे ज्यादा युवा आपके भारत में रह रहे हैं। तो आगे का भविष्य क्या है देश का? देखिए, आगे का भविष्य यही है कि गोवल्स को पहचानना चाहिए जी और अपने संविधान को पढ़ना चाहिए जी और अपने संविधान की सच्ची कसम खानी चाहिए जी और संविधान के लिए मरना मिटना हम सबों का दायित्व है जी और कोई वैसा कृत्य जी हमें नहीं करना चाहिए जी जिससे संविधान की आत्मा कमजोर होती हो जी और देश में को आजाद कराने में हमारे पुरखे, जी चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, जी भगत सिंह हो, जी बिस्मिल हो, जी अशफाक उल्लाह हो, जी वगैरह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस हो, जी जितने हम मतलब एक उदाहरण, ऐसे हजारों लोग जी जिन लोगों ने जो विरासत हमें दी है, जी उस विरासत को सजोने का और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबों पर है जी और उस दायित्व का निर्वहन निष्ठा से हम सबों को करना चाहिए और हम किसी भी तरह के उस धार्मिक उन्माद जी में न पड़े जी जिससे देश की एकता और अखंडता पे किसी तरह की आंच आती हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी सवाल कि भारत के युवाओं को, कि जो युवा पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति को समझना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, क्योंकि आप जीते जागते एग्जाम्पल हैं उसके, तो उन सब युवाओं के जो करोड़ों में होंगे उनको क्या कहेंगे आप? हम उन सब को, चाहे युवा राजनीति में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हो, जी हम उनको सिर्फ यही ये कहेंगे कि हमारे पुरखों ने जो ईमानदारी रखी, जी ईमान की राजनीति की जी और सच को सच कहा और झूठ को झूठ कहा, जी ये सब की जिम्मेदारी, आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, जी आप चाहे सरकारी कर्मी हो, अफसर हो, मजदूर हो, किसान हो, समझा कि नहीं, पत्रकार हो, जी नेता हो, जी अभिनेता हो, जी जो भी इस देश का नागरिक है, जी उसकी ये जिम्मेदारी है कि साहब हम सबको इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को एक नंबर में ले जाना है और एक नंबर में ले जाने के लिए जो हमारा संविधान है और जो हमारी एकता का मंत्र हमारे पुरखों ने दिया, उसको किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने देना है और जो लोग कमजोर करने वाले लोग हैं उनका प्रतिकार करना है, उनसे लड़ना है, उनसे भिड़ना है और सच के लिए अगर नुकसान भी उठाना पड़े तो हम लोग 74 के आंदोलन में नारा लगाते थे कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यह आज के युवाओं को, ये अपना काम कीजिए, पढ़िए, आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, मगर जिस क्षेत्र में जाइए उसमें गोल जो है हमारा देश का समाज, देश की एकता होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि आप जैसे हमारे बुजुर्गों, आप जैसे लोग जो हमारे राजनीति के, भारतीय राजनीति के वो व्यक्तित्व रहे हैं कि जो दिशा और दशा तय की है और उसी का नतीजा है कि संविधान आज उस वैभव पे, या संविधान में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी की चर्चा आपने की, आज वो सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि संविधान की शपथ आप बड़े दिल से खाइए, क्योंकि संविधान को सिर्फ शपथ के लिए पुस्तक नहीं समझिए, संविधान को आत्मा समझिए और संविधान को अपने आत्मा में बसाइए। ये बहुत बड़ी बात है और आपने बहुत अपने जीवन में जो कार्य किए
वो कार्य समाज हमेशा याद रखेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति, भारतीय युवा और भारत के लोग पूरी दुनिया में बहुत ही ऊंचा नाम कमाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। आपसे मैंने जो बात कही, तो कभी एक मैंने मेल लिखा था डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनको जब वो राष्ट्रपति बने थे तो 2 लाइन हमने लिखा था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और एक लिखा था कि सर आपको राष्ट्रपति बनने पर जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी शोभायमान हो गई है, क्योंकि वो कुर्सी की गरिमा बढ़ गई है। तो उन्होंने मिलने के ऊपर जवाब दिया था, पहले के लिए थैंक्स बोला था और कहा था कि आप जहां भी हैं वहीं की से राष्ट्र की सेवा करिए, सोचिए कि मैं आपके साथ हूं। और वो दूसरी बात आपसे बात करके हमें याद आ गई। हम अंत में एक और पंक्ति जोड़ देते हैं। स्वागत है। समझा कि नहीं? वेलकम। कि जो हमारे पुरखे आज़ादी के लिए फांसी के फंदा को चूम लिया, जी जो लोग जो है अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए, जी जिन लोगों ने सपना देखा था आज़ाद भारत का, जी और उनका सपना किसी एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि देश के लिए था। तो अगर हम सब अपने शहीदों के प्रति, चाहे राजनीति में शहीद हों और चाहे इस मुल्क की हिफाजत के लिए मतलब बॉर्डर पे शहीद हुए हों, लड़ाई में शहीद हुए हों, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा वही हो सकती है कि जब हम उनकी भावना को कदर करें और उनकी भावना को आगे बढ़ाएं। और आज भी उनकी जो भावना है वो प्रासंगिक है, उसमें कोई फेर बदल की जरूरत नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्र फर्स्ट, देश प्रथम, एक भारत मां के रत्न ने कहा है ये बात, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कि जो हम सब युवाओं को उस बात को अपने काम में, अपने व्यवहार में और अपने विचार में अमल में लाना चाहिए। और ये जो शिक्षा हमारे इन बुजुर्गों से और इन जैसे भारत के रत्नों से मिलती है, वो पूरी दुनिया को ये दिखाएगी कि भारत एक सभी रंगों के फ्लावर का बगीचा है, कि जब आप इसमें आएंगे तो स्वर्ग की अनुभूति होगी, जन्नत की अनुभूति होगी। और इस जन्नत को बचाने का सबसे पहला कदम, संविधान को दिल में बसाइए, राष्ट्र प्रथम, और देश के जो गौरवान्वित करने वाले लोग हैं उनको आत्मा से उनका नमन और सम्मान। आज का परिचर्चा बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए, जिससे कि हमारे इन जैसे पुरोधाओं की, इन जैसे रत्नों की बात आप तक पहुंचे और आपके जीवन में बदलाव आए और भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बने। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।